आज का क्लास जो होगी वो डायपोल पे किस तरह से टॉर्क एक्सपीरियंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो क्लास 12 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इस बार जो कोविड-19 के चलते जो सिलेबस में रिड्यूस्ड हुआ है उसमें ये टॉपिक को डाला गया है, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी देखेंगे और इसका नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन का नेचर क्या होगा, उसके बारे में भी आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि फोर्स किस तरह से डायपोल एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स के चलते किस तरह से टॉर्क डेवलप होता है। टॉर्क का मतलब हुआ रोटेशनल इफेक्ट उसमें कैसे होगा और उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे और उसके बेसिक बातें भी बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास 12 के लिए, इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको आप ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे। तो देखते हैं डायपोल। सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। चाहे किसी भी पॉइंट पे ले, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ईच एंड एवरी पॉइंट पूरे रीजन में वो सेम होगा। इसके बाद इसमें दिया हुआ है डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? डायपोल का मतलब हम लोग समझते हैं जिसमें दो चार्जेज होते हैं, दोनों का नेचर अपोजिट होना चाहिए, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए और स्मॉल सेपरेशन पे प्लेस्ड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके बाद इसमें एक टर्म आती है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की बात आती है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मतलब है कि उसके स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक डायपोल के स्ट्रेंथ को। और उसका एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो इस छोटे छोटे टॉपिक पे हम पहले डिस्कस कर लें कि डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ये सब जानने के बाद टॉर्क को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक बात इसमें और आती है कि टॉर्क होता क्या है, टॉर्क किसे कहते हैं। तो उसके जाने से पहले हम इसका कपल के बारे में बात करते हैं। कपल क्या है, कपल से कैसे टॉर्क डेवलप होता है। सपोज दो फोर्स है और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाए, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाए और दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाए, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अगर पैरेलल हो जाए, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं कपल। ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कपल। और एक कपल जो होता है, ये फोर्स का जो अरेंजमेंट है दो फोर्सेस का, एक रोटेशनल इफेक्ट देता है। ये कैसा इफेक्ट देगा? रोटेशनल इफेक्ट। इससे रोटेशनल इफेक्ट होगा यानी बॉडी रोटेट करेगा अपने एक्सिस के बाद। तो इसका भी जरूरत पड़ेगी हमको। और इस रोटेशनल इफेक्ट से ये जो रोटेट करेगा अपने पॉइंट, अपने सेंटर ऑफ मास के बाद, ये सपोज ये सेंटर ऑफ मास हुआ, इसके बाद जो है ये रोटेशनल इफेक्ट देगा। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्मॉल एल, इस डिस्टेंस को भी बोलेंगे स्मॉल एल। तो इसमें टॉर्क कितना डेवलप होता है? तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है आइदर फोर्स इनटू, अगर ये कपल है तो डायरेक्ट इसके परपेंडिकुलर सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर्म ऑफ, दैट इज कॉल्ड आर्म ऑफ कपल। इसको बोलते हैं आर्म ऑफ कपल। तो टॉर्क कैसे डेवलप हुआ? टॉर्क जब डेवलप हुआ, ये कपल जो है एक टॉर्क डेवलप करता है, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल इफेक्ट। तो टॉर्क क्या है? फोर्स, आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल मींस परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग द बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। दो फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो पैरेलल है, उसके परपेंडिकुलर सेपरेशन को बोलते हैं आर्म ऑफ कपल। सो टॉर्क विल बी फोर्स इनटू सेपरेशन कितना है? 2, एंड दिस इज कॉल्ड टॉर्क। सबसे सिंपलेस्ट वे है टॉर्क को निकालने का ये। और ये रोटेशनल इफेक्ट देता है, इसका जरूरत पड़ेगी हमको। इसका और एक मेथड है टॉर्क निकालने के लिए। ये अगर डायरेक्ट कपल अगर बनता है तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। एक और मेथड है, सपोज ये एक फोर्स है, ये दो फोर्सेस है जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। दोनों का जो सेपरेशन है, ये मिड पॉइंट हुआ सेपरेशन का, इस मिड पॉइंट से ये लेंथ अगर L है और ये भी लेंथ L है, तो इसके बाद टॉर्क कितना होगा? रोटेशनल इफेक्ट, टॉर्क कितना होगा? तो टॉर्क का वैल्यू क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन
perpendicular separation from the axis of rotation, from the axis of rotation. This is called axis of rotation. ये इस एक्सिस के बाद ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ, यहां से लाइन पास कर रहा है। तो फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मीन्स जिस लाइन के अलॉन्ग फोर्स एक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसमें टॉर्क कैसे निकालेंगे? अगर टॉर्क निकालना हो तो टॉर्क इक्वल टू होगा, इस फोर्स का टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर सेपरेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एल, प्लस इसका जो रोटेशन इफेक्ट है आर क्रॉस एफ, ये क्लॉकवाइज है। यहां भी देखें आर क्रॉस एफ, ये हुआ आर क्रॉस एफ, ये भी क्लॉकवाइज हो रहा है, आर क्रॉस एफ। आर के लॉन्ग हाथ को ले जाएंगे, फिर एफ के लॉन्ग, आर क्रॉस एफ, ये भी क्लॉकवाइज है। अगर दोनों टॉर्क का डायरेक्शन अगर सेम है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज, यहां भी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर दोनों क्लॉकवाइज रोटेशन है, दोनों टॉर्क को ऐड करेंगे तो एफ इंटू एल, इसका भी होगा एफ इंटू एल। सो दिस इज द टोटल टॉर्क। इस मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से भी फाइनल आएगा क्या, 2FL, बोल सकते हैं F इंटू 2L। लास्ट में फिर वही आया जो कपल के जो हम लिए थे, आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं, इस मेथड से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। Now let us say torque experienced by an electric dipole in uniform electric field. इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस को। और सेपरेशन सबका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, इक्वल सेपरेशन पे होना चाहिए। This is called uniform electric field. That means each and every point magnitude of electric field will be same. अब एक डायपोल को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। सपोज एक डायपोल हम लोग यूज करें, ये डायपोल है, बहुत छोटा साइज का होता है, हमने यहाँ फिगर को थोड़ा बड़ा बनाया है। इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज को हम लोग प्लेस करेंगे, बट साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज है दोनों। और दोनों पॉइंट का जो सेपरेशन है दोनों चार्ज का वो 2L है। दिस मींस ये लेंथ L हो गया इसके मिड पॉइंट से, और ये लेंथ भी क्या हुआ, L। सो टोटल लेंथ ऑफ द डायपोल विल बी 2L। क्लियर? अब ये कितने एंगल पे प्लेस्ड किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड से, थीटा एंगल पे इस डायपोल को हमने प्लेस्ड कर दिया। What will happen? ये जो चार्ज है, दोनों चार्ज किस फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो जब भी कोई चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और वो फोर्स कैसे हम लोग फाइंड आउट करते थे, वी हैव E इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, फोर्स डिवाइडेड बाय Q, दैट मींस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से अगर फोर्स निकाला जाए तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, Q इंटू Q is a scalar quantity, E vector quantity, force also vector quantity. If Q is greater than 0, that means F का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होगा। If Q is less than 0, अगर चार्ज का वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज हमने प्लेस्ड किया वो अगर नेगेटिव हो जाए
then force will be opposite to the direction of electric field. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट मींस ईच एंड एवरी पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है। तो दोनों पॉइंट पे अगर हम फोर्स लगाया जाए दोनों चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, तो उसका डायरेक्शन हम इस कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर चार्ज अगर पॉजिटिव है देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? Q इंटू नेगेटिव चार्ज पे देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट, इस डायरेक्शन Q इंटू फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे क्या है? सेम है। चार्जेस भी क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफर सेम होगा बट डायरेक्शन डिफर होगा, एंड दैट मींस अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो एक फोर्स आगे लगा, एक फोर्स पीछे लगा। इस डायपोल पे दो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और ये हुआ इसका मिड पॉइंट। एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा नेगेटिव से किधर होता है? पॉजिटिव की ओर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, PE। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वो नेगेटिव से किधर जाता है? पॉजिटिव, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो ये हुआ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। दोनों के बीच का इंक्लिनेशन कितना है? थीटा। दैट मींस थीटा इज द एंगल बिटवीन PE वेक्टर एंड E वेक्टर। व्हाट विल हैपन? यहाँ पे दो चार्जेस पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक फोर्स का डायरेक्शन आगे, एक फोर्स का डायरेक्शन पीछे। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? इसका ये लाइन ऑफ एक्शन होगा, इस लाइन के अलोंग ये फोर्स लग रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा। ठीक है, तो दो लाइन ऑफ एक्शन आपस में पैरेलल भी है। दो लाइन ऑफ एक्शन आपस में क्या है? पैरेलल भी है। दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे एक कपल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक कपल का फॉर्मेशन हो रहा है। और कपल क्या करता है? एक रोटेशनल इफेक्ट देता है। और रोटेशनल इफेक्ट किसके चलते आएगा? टॉर्क के चलते। तो कपल जो है एक टॉर्क कंस्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ पे एक टॉर्क इसको डेवलप करता है, किस पे? इस डायपोल पे। और टॉर्क के चलते ये रोटेशनल इफेक्ट होगा इसमें। मैग्नीट्यूड जो है इसका आगे की ओर QE है, इसका पीछे की ओर QE है। तो दोनों का ट्रांसलेशनल फोर्स का जो नेट वैल्यू होगा वो 0 होगा। डायपोल ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। इस पॉइंट के बाद ये ना आगे ट्रेवल करेगा ना पीछे, क्योंकि नेट फोर्स जो है ट्रांसलेशनल फोर्स वो 0 है। और जब बॉडी पे ट्रांसलेशनल फोर्स 0 होता है, F नेट का वैल्यू अगर 0 हो जाए, दैट मीन्स इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर F नेट का वैल्यू अगर 0 नहीं होता, अगर ये फोर्स ज्यादा हो जाता, ये फोर्स कम हो जाता, तो ये डायपोल आगे की ओर ट्रेवल करता, तो ये मोशन करता। कैसा मोशन होता? ट्रांसलेशनल मोशन। बट यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो ये कभी नहीं हो सकता। ये पॉसिबल है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। सो नेट ट्रांसलेशनल फोर्स विल बी 0। तो ये डायपोल अभी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, तो आगे नहीं जा सकता। अब ये दोनों जो है, दोनों जो फोर्सेस है, टू फोर्सेस एक कपल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये रोटेशनल इफेक्ट देगा। ये रोटेट करेगा किसके बाद? मिड पॉइंट के बाद। तो मिड पॉइंट के बाद इसमें रोटेशन होगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डायपोल? तो डायपोल में कितना टॉर्क एक्सपीरियंस्ड होगा उसके बारे में देखेंगे। Therefore, टॉर्क इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या है? हियर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट PE का वैल्यू क्या है? PE इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। 2L मीन्स सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, यानी लेंथ ऑफ द डायपोल, Q इंटू 2L। Therefore, torque experienced
torque experienced by the dipole in uniform electric field, in uniform electric field will be टॉर्क इक्वल टू होता है, मैंने फोर्स का टॉर्क का एक्सप्रेशन बताया। अगर ये डायपोल ये जो है ये कपल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो कपल का फॉर्मेशन में हम ध्यान देंगे कि फोर्स होता है आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, जिसे बोलते हैं टॉर्क का वैल्यू होता है मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं, मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल को क्या लिखते हैं, आइदर फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो ये परपेंडिकुलर सेपरेशन नहीं है, परपेंडिकुलर सेपरेशन यहाँ पे है, इसको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सो दिस इज द परपेंडिकुलर सेपरेशन, इसको ए बोले, ये बी, इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, सी। दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा, अगर ये थीटा है तो दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा। अगर हम देखना चाहें कि यहाँ पे BC का जो लेंथ है, इस BC का लेंथ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा अगर निकाला जाए इस ट्रायंगल में, साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। सो परपेंडिकुलर विल बी BC बाय हाइपोटेन्यूज 2L। सो BC विल बी 2L साइन थीटा। BC का वैल्यू क्या होगा, 2L साइन थीटा, ये लेंथ BC का वैल्यू। आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन, जिसे बोलते हैं आर्म ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल, कपल का ये आर्म कहलाता है, ये इसी को कहते हैं BC। सो वैल्यू विल बी F इंटू BC। F का वैल्यू क्या है, QE इंटू 2L साइन थीटा। BC का लेंथ कितना है, 2L साइन थीटा। बिकॉज ये कपल में मोमेंट, जो मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला ही होता है आइदर फोर्स, कोई एक फोर्स कर लेंगे और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा टॉर्क F इंटू BC। F का वैल्यू QE और BC का वैल्यू 2L साइन थीटा। नाउ therefore torque will be Q into 2L A sin थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। Q into 2L को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, PE से रिप्रेजेंट करते हैं, PE sin थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, PE sin थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। PE sin theta, where P is electric dipole moment, E electric field intensity, and sin theta. Theta is the angle between PE vector and E vector. PE vector का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है along the line joining the two charges, और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। So this is the angle between PE vector and E vector, ठीक है। This is the expression of torque in an uniform electric field experienced by an electric dipole। इसको और एक वे से हम इसको एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या है देखते हैं। एक मेथड और है, another way, this is the line joining the two charges, and this one is midpoint
ये हुआ मिड पॉइंट, इस लेंथ को हम लोग एल बोलते हैं, इस लेंथ को भी क्या बोलते हैं, एल। दिस एंगल इज थीटा। अब यहाँ पे देखना है कि टॉर्क एक्सप्रेशन, और एक एक्सप्रेशन हम लेते हैं। अगर टॉर्क के बारे में बात करें तो टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन फ्रॉम द axis of rotation to the line of action of force, to the line of action of force। तो पहले पता करना है कि यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है कौन। ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी एक्सिस के अबाउट ये जो डायपोल है ये रोटेट कर रहा है, ये जो डायपोल है इस तरह से रोटेट कर रहा है। इस एक्सिस के अबाउट इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन, या इससे कोई एक्सिस पास करेगा तो इसे बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस के अबाउट हमको देखना है कि डायपोल का टॉर्क कितना एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है। अब इसका परपेंडिकुलर सेपरेशन फाइंड आउट करना, यानी इस लेंथ को फाइंड आउट करना। ये लेंथ कितना हो, परपेंडिकुलर सेपरेशन ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसका देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी इस लेंथ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये लेंथ निकालना है और इस लेंथ को निकालना है। तो ये हुआ एल, ये थीटा। So this component will be L cos theta and this is L sin theta. तो ये लेंथ मिलेगा L sin theta. So this length will be also L sin theta. ये थीटा है, ये हुआ 90 माइनस थीटा। तो इसको इधर मूव करेंगे तो L cos 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स sin थीटा। यहाँ पर भी अगर ये एंगल थीटा है, दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा। इसको इधर प्रोजेक्ट करेंगे तो L cos थीटा, इसको इधर प्रोजेक्ट करेंगे तो L sin थीटा। सो दिस लेंथ विल बी आल्सो L sin थीटा। ज्योमेट्री से एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन पे जो लेंथ है वो है L sin थीटा। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसके लाइन ऑफ एक्शन पे जो लेंथ है वो है L sin थीटा। एंड दिस इज द परपेंडिकुलर सेपरेशन। ये भी है परपेंडिकुलर सेपरेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, एक QE फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक QE एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों फोर्स का टॉर्क को हमको फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क का जो डायरेक्शन लिया जाता है राइट हैंड से, थंब रूल से, तो राइट हैंड में फोर फिंगर को हमको लेंथ के अलोंग पहले हाथ को स्ट्रेच करते हैं और फोर्स के अलोंग मूव करते हैं। तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन किधर है, क्लॉकवाइज। इसका सेंस ऑफ रोटेशन किधर है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यहां पे देखा जाए, पहले हाथ को इधर बढ़ाएंगे लेंथ के अलोंग, इस तरह से लेंथ के अलोंग, और इसको एफ की ओर रोटेट करेंगे। सेंस ऑफ रोटेशन किधर है, क्लॉकवाइज। इसका भी सेंस ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर दोनों फोर टॉर्क का जो डायरेक्शन अगर सेम होता है तो वहां पे सिंपल एडिशन कर देते हैं। तो इसके टॉर्क को और इसके टॉर्क को क्या करेंगे, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, सेम। और टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड इनवर्ड, यानी थंब के डायरेक्शन में इसका टॉर्क का डायरेक्शन होगा। बट दिस इज द सेंस ऑफ रोटेशन, नॉट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क नहीं है, टॉर्क का डायरेक्शन किधर होता है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड इनवर्ड। तो ये हुआ सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज, इसका भी क्या हुआ, क्लॉकवाइज। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम आ रहा है। टॉर्क का डायरेक्शन दोनों केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम इसमें सिंपल सिर्फ एडिशन करेंगे। तो नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट विल बी टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स एंड टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स। दोनों क्या सिंपल एडिशन करते हैं, अलजेब्रिक एडिशन। तो क्या हुआ, देयरफॉर टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स, पहले फोर्स का टॉर्क कितना होगा, परपेंडिकुलर फोर्स कितना है, QE मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर सेपरेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे कितना लेंथ है, L sin थीटा।
सो दिस इज द L sin थीटा प्लस इसका टॉर्क निकाला जाए इस फोर्स का, तो ये हुआ फोर्स का मैग्नीट्यूड QE, और इसके लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर सेपरेशन कितना है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन L sin थीटा, तो L sin थीटा, तो टोटल वैल्यू विल बी 2QE L sin थीटा। इसको रीअरेंज करें, Q इंटू 2L इंटू E sin थीटा। Q इंटू 12 को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वह Q इंटू 2L होता है। 2L मीन्स लेंथ ऑफ द डायपोल। सो वैल्यू विल बी, डॉट का वैल्यू क्या आएगा? PE is sin थीटा एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस मेथड से भी हम टॉर्क का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, या डायरेक्ट कपल का भी एक्सप्रेशन लेंगे तो ये टोटल लेंथ लिख लेंगे 2L sin थीटा। 2L sin थीटा को सिर्फ QE से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, नाउ इन वेक्टर फॉर्म, इसके वेक्टर फॉर्म को समझते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या है? PE sin थीटा, AB sin थीटा को क्या लिख सकते हो? टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट में PE क्रॉस ये हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्टेबल, इसी को एक्सेप्ट करते हैं हम लोग। लेकिन अगर टॉर्क है E क्रॉस P, नॉट एक्सेप्टेड, इसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज इससे मैच कर रहा है। देखा जाए तो PE क्रॉस E, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले राइट हैंड से फोर फिंगर को PE की ओर बढ़ाएंगे, PE की ओर, और इसको E की ओर रोटेट कर देंगे, PE क्रॉस E। थंब का डायरेक्शन किधर गया? अंदर। सेंस ऑफ रोटेशन किधर गया? क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज होगा। इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज। इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? E क्रॉस P। पहले हाथ को बढ़ाएंगे E की ओर, PE की ओर बढ़ा दो, सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। PE क्रॉस E, दिस इज द राइट वे टू एक्सप्रेस द टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म, PE क्रॉस E। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन अभी हमने देखा PE क्रॉस E होता है। तो इसका डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट से। तो क्रॉस प्रोडक्ट से अगर हमें दिखा है तो हाथ को बढ़ाएंगे पहले PE की ओर और E की ओर रोटेट करेंगे। दैट मीन्स ये जो सरफेस है, सरफेस पे दो वेक्टर है, एक PE वेक्टर और एक E वेक्टर। तो जिस सरफेस पे ये दोनों वेक्टर आता है उस सरफेस के ये परपेंडिकुलर होता है। कौन? टॉर्क। तो टॉर्क ऑलवेज परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, क्रॉस प्रोडक्ट से ऑलवेज टॉर्क ऑलवेज perpendicular to the plane containing PE and E। PE और E जिस प्लेन पे होता है उस प्लेन का ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। कौन? टॉर्क। एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, इसका डायरेक्शन किधर होगा? अंदर की ओर।
ये हुआ पीई का डायरेक्शन, ये हो गया ई का डायरेक्शन, और एक ये सरफेस, इस सरफेस का परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो पीई क्रॉस ई, थंब का डायरेक्शन किधर जा रहा है? अंदर की ओर। पीई क्रॉस ई, थंब का डायरेक्शन इनवर्ड, तो ये इनवर्ड टॉर्क होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस। क्रॉस का मतलब इनवर्ड, डॉट रहेगा तो आउटवर्ड, तो ये इनवर्ड टॉर्क होता है। टॉर्क का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, इस सरफेस का परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। इनवर्ड टॉर्क। और सेंस ऑफ रोटेशन किधर है? क्लॉकवाइज। सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज, तो सेंस ऑफ रोटेशन हम लोग इसको बोलते हैं सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन। रोटेशन का सेंस क्लॉकवाइज है, बट टॉर्क का डायरेक्शन क्या है? इस सरफेस का परपेंडिकुलर और अंदर की ओर, इनवर्ड। इसे एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं। टॉर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर, क्योंकि वो एक्सिस के अलोंग एक्ट करता है, ठीक है। नाउ स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस देखिए। फर्स्ट है इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स एंगल बिटवीन पीई वेक्टर एंड ई वेक्टर का वैल्यू अगर 0 हो जाए, दैट मीन्स पीई का डायरेक्शन ई के डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी पीई का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन सेम होगा। कब? जब थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0। दैट मीन्स अगर ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और यहां पे जो डायपोल रखे हुए हैं, ये डायपोल, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, सो डायपोल मोमेंट विल बी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरह से, पीई का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन पे टॉर्क का वैल्यू क्या होगा? सो एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क विल बी पीई साइन थीटा, पीई साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री वैल्यू 0, सो टॉर्क विल बी 0। इस पे कोई टॉर्क एक्सप्रेशन का, टॉर्क का कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा। और इसे को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी इसमें कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं होगा, इस सिचुएशन पे कोई रोटेट नहीं करेगा। अब इसके इक्विलिब्रियम का अगर एनर्जी के टर्म में अगर हम डिफाइन करें तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। कैसा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे समझेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है? देखिए, इसके स्टेबिलिटी को चेक करें कि स्टेबल है कि नहीं। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डायपोल को उसके मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये मेन। अब इसमें नेट टॉर्क और नेट फोर्स का वैल्यू क्या है? 0। अगर हम इसको डिस्प्लेस कर दें थीटा एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, then what will happen? Plus q and minus q, plus q and minus q। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसको डिस्प्लेस करें तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, along the direction of electric field। इसके फोर्स का डायरेक्शन पीछे जाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर ये क्या बनाएगा? एक कपल बनाएगा, और ये रोटेशनल इफेक्ट देगा। और रोटेशन का इफेक्ट किधर होगा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। मैंने घुमाया किधर? एंटी क्लॉकवाइज। वो आना किधर चाह रहा है? क्लॉकवाइज में, यानी अपने पोजीशन पे रीस्टोर होना चाह रहा है। अगर हम इसके मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया स्लाइडली थीटा एंगल पे, तो वह टॉर्क उसको रीस्टोर कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सारे डायपोल को अपनी ओर अलाइंड करना चाहता है, तो ये इसको इधर की रोटेट करेगा, ये इसको इधर रोटेट करेगा, तो फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो जब ये अपने पोजीशन पे रिटर्न बैक होता है, अगर स्लाइटली उसके मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करने के बाद अपनी पोजीशन पे वो लौट के आ जाता है,
दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसे को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। थीटा का वैल्यू जब 0 होता है तो वो डायपोल कैसा कहलाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने ये ग्राफ भी देखा था। सपोज एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे। अगर इस पार्टिकल को अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें तो फिर अपनी पोजीशन पे रीस्टोर हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर इस पार्टिकल को अगर हम डिस्प्लेस करें तो फिर अपनी पोजीशन पे लौट के नहीं आएगा, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस पार्टिकल को अगर हम डिस्प्लेस करेंगे तो अपनी ही पोजीशन पे मेंटेन रहेगा, इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने पहले भी देखा था कूलम्ब्स लॉ में भी। तो ये जो पार्टिकल अभी मिनिमम एनर्जी में है, अगर इसको डिस्प्लेस कर देंगे तो फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा, नहीं मिनिमम एनर्जी में ये रहना चाहता है। तो यहाँ पर एनर्जी भी क्या होता है? मिनिमम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है। सिचुएशन नंबर 2, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री हो जाए, दैट मींस पीई का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होगा। क्या सिचुएशन है देखेंगे। सिचुएशन क्या है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और हमने डायपोल को यहां रख दिया। ये हुआ प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू। डायपोल मोमेंट ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो एंगल कितना बना दोनों के बीच का? 180। तो यहां पे टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आएगा? Pe sin 180 और sin 180 का वैल्यू अगेन 0, सो Pe into 0, सो वैल्यू विल बी 0। अगेन यहां पे टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। अब इसकी स्टेबिलिटी को चेक करें कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो उसके लिए हमने क्या किया? इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया। ये है डायपोल, प्लस क्यू, यहां पे माइनस क्यू। This is the direction of electric field। इसके मिड पॉइंट से इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया, तो हमने इधर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ऐसे घुमा दिया थीटा एंगल से क्लॉकवाइज। तो डायपोल यहां आ गया प्लस क्यू, यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा हुआ है, तो फोर्स ये किधर एक्सपीरियंस करेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हुआ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के बाद ये अगर टॉर्क अगर देखा जाए तो ये हो गया R क्रॉस F। तो सेंस ऑफ रोटेशन किधर हुआ? क्लॉकवाइज। सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज। इसका सेंस ऑफ रोटेशन देखा जाए तो R क्रॉस F, थंब अंदर, और सेंस ऑफ रोटेशन अगेन क्लॉकवाइज। ये हुआ R, यहां से यहां तक लेंथ को बोलते हैं R क्रॉस F क्लॉकवाइज। यहां R का वैल्यू कितना है? L। ठीक है। तो सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज, मैंने क्लॉकवाइज में डिस्प्लेसमेंट भी दिया, क्लॉकवाइज में डिस्प्लेसमेंट भी दिया, और क्लॉकवाइज में इसका टॉर्क भी लग रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल को हमेशा अपने डायरेक्शन में अलाइंड करना चाहता है, तो इसी डायरेक्शन में ये रोटेट कर जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी था तो ये लोड के फिर अपने पोजीशन पे नहीं आएगा। यानी ये जो प्लस क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज अब यहाँ पे आने वाला नहीं है, अब ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जैसे जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया उसी डायरेक्शन में वो चला गया, वो लोड के अपने पोजीशन पे लोड के नहीं आया, रिटर्न बैक नहीं हुआ, रीस्टोर नहीं हुआ, इसलिए इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस केस में एनर्जी मैक्सिमम होता है, इसलिए बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी मिनिमम होगी। एंड थर्ड सिचुएशन क्या है? 90 डिग्री पे। थर्ड सिचुएशन है 90 डिग्री पे, दैट मींस पीई जो है ई के परपेंडिकुलर होगा। देखा जाए पी का डायरेक्शन
और ई का डायरेक्शन परपेंडिकुलर माइनस क्यू प्लस क्यू, पी का डायरेक्शन negative to positive, and this angle will be 90. So torque will be PE sin 90. So PE sin 90 will be 1. So value will be P into E. इसको हम ऐसे भी कभी-कभी लिख सकते हैं Q into 12. इस फॉर्म में भी प्रॉब्लम दिया जाता है. And this is the maximum torque. इसको बोलते हैं maximum value of torque. Clear? सिचुएशन हुए टॉर्क का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, हमने देखा. अब हम जानना चाहते हैं कि टॉर्क को अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड कर दें तो उसका नेचर ऑफ मोशन कैसा होगा, मोशन का नेचर क्या होगा. अगर इसका सिंपल प्रॉब्लम की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं. एक डायपोल है, ठीक है, जिसका लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर. डायपोल का लेंथ है 2 सेंटीमीटर. इस पे चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिया गया. तो कहते हैं कि E का जो वैल्यू दिया हुआ है, E का वैल्यू वो 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम. चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है 0.1 माइक्रो कूलम, और सेपरेशन कितना दिया है दोनों का, 2L का वैल्यू 2 सेंटीमीटर. ऐसा नहीं कि 2 को L से मल्टीप्लाई करें, 2L का टोटल लेंथ ही है 2 सेंटीमीटर. So 2 into 10 power minus 2 meter, 0.1 into 10 power minus 6 coulomb, ऐसा लिख सकते हैं. So what will be the maximum torque? टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? तो होता है फॉर्मूला क्या, PE into E. दिस द मैक्सिमम टॉर्क sin 90, यानी इसको परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा. ठीक है, तो PE का डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है तो क्या लिखते हैं, Q into 12 into E. Q का वैल्यू 0.1 into 10 power minus 6, 2L का लेंथ 2 into 10 power minus 2, and E का वैल्यू ऑफ E, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 10 to the power 5. So value will be 10 to the power minus 8 और ये 5, तो 10 to the power minus 3. ठीक है, ये आएगा 2 divided by 10. ठीक है, तो 10 ऊपर गया तो 2 into 10 to the power minus 4 न्यूटन मीटर. एंड दिस इज द आंसर. मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डायपोल, जब उसका लेंथ कितना दिया रहेगा 2 सेंटीमीटर, चार्ज का मैग्नीट्यूड 0.1 माइक्रो कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 10 to the power 5. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन और दे दें कि डायपोल मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 5I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप कूलम मीटर. कूलम मीटर इसका डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है I कैप J कैप प्लस K कैप न्यूटन पर कूलम. सो व्हाट विल बी द टॉर्क, टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या हो. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायपोल मोमेंट को रख दिया गया डायपोल का, तो उसका टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है. तो वो सिंपल है, टॉर्क का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, PE क्रॉस E. और ये क्रॉस प्रोडक्ट के बेस्ड है. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट मेथड से, I J and K. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ डायपोल मोमेंट, I J K का कोएफिशिएंट 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे -2. E का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसका कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे 1,
यहाँ पर भी क्या है 1। अब इसका क्रॉस ले लेना है, बस सिंपल से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे टॉर्क का वैल्यू निकल जाएगा, सिंपल फॉर्मूला है। तो क्या होगा आई कैप प्लस आई कैप प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आई कैप लेंगे तो क्या आएगा ये और ये डिलीट होगा, इस रो को इस कॉलम को डिलीट करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 को -2 से 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो यहाँ ऑलरेडी पहले माइनस होता है तो माइनस और माइनस +2। इसके बाद क्या लेंगे माइनस जे कैप कैसे लेंगे, इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 5 से तो 5 आएगा, माइनस देते हैं 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -2 माइनस और माइनस +2 प्लस के कैप कैसे निकालेंगे, इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। सो वैल्यू विल बी 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 4k कैप, ये वैल्यू आएगा। ये द वैल्यू ऑफ टॉर्क। अगर टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना हो सो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 7 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सो वैल्यू विल बी 9 प्लस 49 प्लस 16, ये वैल्यू आएगा 74, ठीक है, और 74 का होता है 8.6 न्यूटन मीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसका सिंपल क्वेश्चन रहेगा, इसका क्रॉस ले लेना है। ना एक बार ये एआई ट्रिपल में पूछा गया था, इसको हम लोग देख लेते हैं। बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक क्या बिहेवियर होगा देखेंगे, फिर चेक करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इसको याद रखेंगे। तो इसको हम अगर दो पार्ट कर दें, क्या क्या है, एक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, और सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में बिहेवियर चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक यूनिफॉर्म के लिए और एक नॉन यूनिफॉर्म के लिए। अगर ये डायपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग प्लेस्ड करते हैं -q एंड +q, तो इसमें नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ट्रांसलेशनल फोर्स, नेट फोर्स, इधर +QE इधर जाएगा QE, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, सो नेट फोर्स विल बी 0। अगर टॉर्क चेक किया जाए तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। थीटा क्या है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन PE के डायरेक्शन में है, तो यहाँ थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, टॉर्क विल बी 0। सो इन दिस सिचुएशन टॉर्क एंड ट्रांसलेशनल फोर्स बोथ आर 0। कब, जब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग प्लेस्ड करते हैं तब। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब ये इंक्लाइंड हम प्लेस्ड कर देते हैं -q एंड +q, इस पे फोर्स का डायरेक्शन इधर, इसका फोर्स का डायरेक्शन पीछे। अगेन नेट ट्रांसलेशनल फोर्स विल बी 0। F नेट का वैल्यू क्या होगा 0, और टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, अगर थीटा एंगल पे है तो PE sin थीटा, ये 0 नहीं होगा। इसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल फोर्स 0 होगा, टॉर्क का वैल्यू 0 नहीं होगा। कब, जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को इंक्लाइंड प्लेट किसी एंगल पे प्लेस्ड करते हैं तो थीटा एंगल पे, तो टॉर्क 0 नहीं होगा, फोर्स का वैल्यू 0 होगा। तो ट्रांसलेशनल फोर्स विल बी 0, जितना फोर्स आगे उतने ही फोर्स पीछे। ना
अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और अगर डायपोल को हम यहाँ पे प्लेस कर दें माइनस क्यू और ये हुआ प्लस क्यू, तो दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो क्या है, डिफर करता है। यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E1 है तो इसका इधर जो फोर्स लगेगा वो QE1, इसका जो फोर्स लगेगा वो QE2, कि दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, चेंज। अगर ये फोर्स ज्यादा है इस फोर्स से तो नेट फोर्स का वैल्यू जीरो कभी नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन कभी भी जीरो नहीं आएगा, एंड टॉर्क विल बी जीरो, क्योंकि टॉर्क में कोई एंगल नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो टॉर्क का वैल्यू इस सिचुएशन में भी क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट है, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को इंक्लाइन प्लेस कर दे, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर इसको इंक्लाइन वे में हम प्लेस करें तो यहाँ पे इधर हो जाएगा QE1, यहाँ पे होगा QE2, क्योंकि दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है वह अलग अलग है, तो यहाँ पे फोर्स डिफर करेगा। तो अगर देखा जाए तो इसमें एफ नेट का जो वैल्यू होगा जीरो नहीं होगा, और टॉर्क का वैल्यू भी जीरो नहीं होगा, दोनों ही यहाँ पे जीरो नहीं होगा। इस सिचुएशन में टॉर्क भी जीरो नहीं होगा और ट्रांसलेशनल फोर्स भी जीरो नहीं। तो ये चार केसेस है, यूनिफॉर्म के लिए और एक नॉन यूनिफॉर्म के लिए। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। Next, nature of motion of an electric dipole in uniform electric यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कैसा हो, उसका नेचर पता करना है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायपोल को मैंने यहां पे प्लेस्ड कर दिया, किसके अलावा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, द मिड पॉइंट। इस पोजीशन पे ना टॉर्क लगता है ना ट्रांसलेशनल फोर्स होता है, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको स्लाइटली हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा एंगल पे डिस्प्लेस्ड कर देते हैं। यहां चला गया प्लस क्यू, यहां पे आ गया माइनस क्यू। वी फाइंड दैट एट दिस पोजीशन, दैट मीन डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे नेट ट्रांसलेशनल फोर्स विल बी जीरो, बट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। टॉर्क यहां पे जीरो नहीं होता है, यहां पे ट्रांसलेशनल फोर्स जीरो होगा बट टॉर्क का वैल्यू जीरो नहीं है। इसका सेंस ऑफ रोटेशन किधर होता है, टॉर्क का क्लॉकवाइज। हमने डिस्प्लेस किधर किया, एंटी क्लॉकवाइज, इसका सेंस ऑफ रोटेशन किधर है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको डिस्प्लेस्ड कर दे स्लाइटली तो वो मीन पोजीशन की ओर रीस्टोर हो जाता है। और कौन लाता है उसको, टॉर्क। इसलिए टॉर्क को हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन। सो एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन, सो एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन restoring torque will be minus PE sin theta। माइनस क्यों बोले, नेगेटिव क्या बताता है कि एक टॉर्क कैसा है, नेचर का है, तो रीस्टोरिंग नेचर का है। तो रीस्टोरिंग के लिए हमने थीटा का, ये सॉरी टॉर्क का वैल्यू क्या लिया, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट दिया एंटी क्लॉकवाइज, रीस्टोर किधर हो रहा है, क्लॉकवाइज में, यानी अपनी पोजीशन पे वो लौट के आ जाएगा। लौट के लाने के लिए कौन लाता है, ये टॉर्क। तो टॉर्क उसको लेके आया। इस चार्ज पे कुछ ना कुछ मास होगा, क्योंकि मास जो होता है, चार्ज जब भी होगा तो मास के बिना कभी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मास कितना ले ले, m, इसका ये मास कितना ले ले, l।
ये लेंथ कितना है मिड पॉइंट से l, इसको l, मास है m और लेंथ कितना दिया हुआ है, इसे बोलते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर टॉर्क लगता है तो उसमें एक एक्सेलरेशन डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बॉडी, ये जो डायपोल है, डायपोल का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ टॉर्क इक्वल टू होता है I इंटू अल्फा। I क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डायपोल अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। जस्ट लाइक फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ट्रांसलेशनल में, और रोटेशनल में हम लोग क्या लेते हैं, टॉर्क इक्वल टू I इंटू अल्फा। ट्रांसलेशन में क्या लेते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कन्वर्ट हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में और A कन्वर्ट हो जाता है अल्फा में। सो लेट अस सी, और यहाँ पे ये जो थीटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल हियर, थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा, साइन थीटा विल बी थीटा। सो टॉर्क एक्सप्रेशन आएगा माइनस PE थीटा। टॉर्क लिफ्ट I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या होता है इस पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो मास इंटू L स्क्वायर प्लस इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास इंटू L स्क्वायर, तो 2mL स्क्वायर। दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी O के बाद उसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आएगा 2mL स्क्वायर। क्लियर? नाउ अल्फा क्या है, लेट अस से अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो टॉर्क विल बी I into alpha. Equation number 2, equation number 1. So from 1 and 2, from 1 and 2, 1 और 2 में अगर बात किया जाए तो क्या लिख सकते हैं, यहीं पे देखते हैं, from 1 and 2. So this torque will be I into alpha minus PE theta. अगर अल्फा निकाला जाए तो माइनस PE डिवाइडेड बाई I इंटू थीटा। ये एक्सप्रेशन बता क्या रहा है, हमने पढ़ा है क्लास 11th में, हमने पढ़ा था SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके बारे में पढ़ा था। और 2 SHM मैंने बताया था, एक लीनियर केस में और एक एंगुलर केस में। तो अगर SHM का अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा जाए तो 2 होता है, एक लीनियर और दूसरा होता है एंगुलर। लीनियर में क्या आता है, A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। A क्या है एक्सेलरेशन, x क्या है लीनियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर इसको एंगुलर के फॉर्म में लिखा जाए तो अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। ये अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है नेगेटिव के बाद जो टर्म आता है उसको हम क्या बोलेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। दैट मीन्स ये जो डायपोल है इस मेन पॉइंट के बाद इस तरह से मोशन करेगा, नहीं टू एंड फ्रो मोशन, कभी एक्सिस के नीचे कभी एक्सिस के ऊपर जाएगा, और इसी को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट दिस पॉइंट ऑफ रोटेशन। SHM एग्जीक्यूट, SHM जो डायपोल है SHM एग्जीक्यूट करेगा। हियर ओमेगा क्या है, ओमेगा इक्वल टू PE डिवाइडेड बाय I, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। सो ओमेगा विल बी रूट अंडर PE अपॉन I। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन पूछा जाता है। सो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का वैल्यू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ये क्लास 11th में देखा था हम लोग, 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है, रूट अंडर PE डिवाइडेड बाई I, PE डिवाइडेड बाई, अब इसको ऊपर ले जाए तो रूट अंडर L अपॉन I
अपॉन पी। सो फाइनल एक्सप्रेशन टाइम पीरियड का हो गया 2 पाई और आई का वैल्यू कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2ml² अपॉन, ये एक्सप्रेशन हो गया टाइम पीरियड का। फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आता है 1/t। सो 1/t विल बी, आपका वैल्यू क्या होगा 1/2 पाई, ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा pe upon 2ml, and this is the frequency of oscillation, and this is the time period of oscillation in a uniform electric field. Clear? एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं इसी पे बेस्ड। सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल को मैंने डिस्प्लेस कर दिया कितने एंगल से, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। इसको डिस्प्लेस कर दिया, ये लेंथ कितना है एल, इसका मास एम, मास एम। जब इसको रिलीज करते हैं डिस्प्लेस पोजीशन के बाद छोड़ते हैं तो वह नीचे की ओर आएगा, क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा, रीस्टोर करना चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको रीस्टोर करना चाहेगा, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ रिलीज व्हाट विल बी द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डायपोल, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट एट द टाइम ऑफ रिलीज, what will be the angular acceleration, एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जब इसको हम जैसे रिलीज करेंगे तो इंस्टेंटेनियस टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन आता है PE sin थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, सो PE sin 30 डिग्री, एंड टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है I इंटू अल्फा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या होता है 2ml² इंटू अल्फा, PE डिवाइडेड बाई 2, sin 30 की वैल्यू, sin 30 का वैल्यू 2, सो अल्फा विल बी, अल्फा का वैल्यू क्या आएगा PE अपॉन 2ml, ये एक्सप्रेशन आएगा। अब यहां से इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, तो जब हम इसको रिलीज करते हैं डिस्प्लेस पोजीशन से तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा कितना आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू। सो एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी PE का वैल्यू क्या होता है Q इंटू 2L इंटू E अपॉन 4ml², 2 to cancel, LL cancel, so value will be QE upon 2ml, and this is the angular acceleration at the time of just released from the displaced position. displaced position जैसे इसको हम रिलीज करते हैं तो उस समय उसका एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू QE डिवाइडेड बाय 2ml आएगा। ये दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। So this is all about the expression of torque and nature of dipole in a uniform electric field. नेक्स्ट क्लास हम लोग नया टॉपिक लेके आएंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे विथ फिजिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।